Hello class. Okay, we have a chapter number 1. Our chapter name is crop production and management. You can see the name crop production and management. तो इस चैप्टर में क्या है कि क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं प्रोड्यूस करने के लिए और उसको हम किस लेवल तक मैनेज करते हैं, ठीक है। कुछ सेवरल टर्म्स वी विल कवर इन एग्रीकल्चर में कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इन दिस चैप्टर वी कवर ऑल दी टर्म्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं स्टिल आवर कंट्री इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। हमारी कंट्री को हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। 70% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्वाइन विद एग्रीकल्चर। मतलब हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 70% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो अब आप सोच सकते हैं कि जो क्रॉप्स है उसके थ्रू ग्रेन्स आता है, उससे फिर फूड बनता है, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि जो क्रॉप को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और उसे हम कैसे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इसमें पहली वो जो आपके दो फ्रेंड है जो शुरू से चलते आ रहे हैं, उनका कोई डिस्कशन चल रहा है। वो अंकल के फार्म में गए, वहाँ पे देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके अंकल फार्मर वन डे शो टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लॉ एटसेट्रा इन द फील्ड। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बात बता दूं कि आप जनरली खेतों में जाते ही होंगे, आप सभी ने खेत देखे होंगे, तो आपने खेतों में ये ऑब्जर्व किया होगा कि किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फार्मर कितनी मेहनत करते हैं अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। एक लंबे टाइम तक वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर उनको वो प्रॉपर अमाउंट में जो फसल मिलती है वो किस तरीके से अपनी खुशी को बयां करते हैं, ठीक है। तो क्लास ये सब आपने जनरली सुना ही होगा और जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने गांव में खेत देखे होंगे, वो सभी इन सब चीजों को जानते होंगे, ठीक है। लेट्स हैव लर्न द ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स रिक्वायर फूड। ये आप लास्ट क्लास में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। हम जानते हैं प्लांट्स जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। यू ऑलरेडी नो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है क्लास, ठीक है। हाँ, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स जो और ह्यूमंस होते हैं जो अपने खाने के लिए किस सब मतलब डिपेंड रहते हैं, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है क्लास। तो इसमें ये आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये छोटी सी एक थ्योरी है जिससे आपको बेसिक जो पुराने आपने क्लासेस में कवर किया है वो आप इस पैराग्राफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब है 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब जो आपकी खेती है उसमें एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम कैसे आगे यूजेस करेंगे चीज़ों का और आगे डिटेल में एक एक चीज़ को कवर करेंगे, वो हमारा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in group from place to place in a search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables, started hunting animals for food, let them cultivate land, produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. मतलब कि 10,000 BC बिफोर क्रिस्ट पीपुल, पहले के लोग हम लोग थे जो एक्चुअली नोमैंडिक मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, ठीक है। दे वर वॉन्डरिंग ए ग्रुप ऑफ प्लेस टू सर्च, मतलब एक ग्रुप में वो इधर से उधर खाने और रहने की तलाश में, घर की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल ये सब इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते थे। फिर उन्होंने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या देखा कि वो खुद ही पैदावार करने लग गए, चीज़ों को कल्टिवेट करने लग गए। कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, चावल, गेहूँ, अदर क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर का स्टार्ट जो वहाँ से हुआ वो 10,000 BC में हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा पुरानी बातों को एक बार रिवाइज किया हुआ है। फिर when plants of the same kind cultivated at one place on a large scale, it's called crop. मैं आपको इसमें डेफिनेशन दी है, मैं आपको बता दूं कि क्रॉप्स एक्चुअली होते हैं क्या। सपोज हमारे पास बाहर मेरे गार्डन में एक दो प्लांट लगे हुए हैं, एक क्या बोलते हैं, एक रोज का लगा हुआ है, एक गुआवा का पेड़ लगा हुआ है, एक लिली का फ्लावर का पेड़ लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, पर ये क्रॉप्स नहीं है, ठीक है। ये मतलब अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हमारे पास हैं। और जो क्रॉप्स होती है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक गेहूं का खेत है जिसमें पूरे खेत मतलब पूरे एक लार्ज एरिया में हमने
गेहूं की खेती की हुई है वो हमारी क्रॉप कहलाती है। सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड, मतलब एक ही तरीके के जो हम पेड़ मतलब पौधे उगाते हैं, कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रो, जितने भी प्लांट्स है ग्रो इन अ फील्ड दैट ऑफ वीट, मतलब वो सारे ही एक बड़े स्तर पर, मतलब लार्ज स्केल पर जो कल्टीवेट किए जाएंगे। नंबर ऑफ जो एक ही वैरायटी के जो क्रॉप्स हम उगाते हैं बड़े पैमाने पर, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है क्लास, आपको समझ में आया आई होप। नेक्स्ट वी हैव these can be classified on the basis of season। जितने भी हम क्रॉप्स आप देखते होंगे हर सीजन में अलग अलग वैरायटी हम लोग ग्रो करवाते हैं, तो सीजन के बेस पर हमारी कंट्री में अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप। हम जानते हैं हमारे इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, कभी रेनी सीजन है, कभी विंटर है, कभी समर है। ठीक है क्लास, तो उसको डिवाइड क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट यू हैव अ खरीफ क्रॉप्स, आप सबने पढ़ा ही होगा पर हम डिटेल में थोड़ा इस क्लास में पढ़ेंगे। रबी क्रॉप्स, थर्ड वी हैव अ जायद क्रॉप। जायद क्रॉप्स आपकी इसमें नहीं दी हुई है पर फिर भी हमको पता होना चाहिए कि क्या होती है। खरीफ क्रॉप्स विच आर शो इन द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, दैट इज योर खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। एग्जांपल पैडी, मतलब आपकी चावल का खेती, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। आपको सीजन स्टूडेंट्स याद रखना होगा कि कब से कब तक ये खेती खरीफ की क्रॉप्स हम ग्रो करवाते हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप ग्रो इन अ विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं दैट इज योर अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जांपल वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। ठीक है, अब है जायद क्रॉप्स, क्या होती है, ग्रो इन अ मार्च एंड जून, जो गर्मियों में, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मियों में अपने सीजन में वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर एक्सेट्रा। ओके क्लास, दीज आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये आप पढ़ेंगे और इसमें आप समझेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस में क्या है, आप प्लीज नोट अपनी कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, तो आप वेरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टर्म आप लिखते रहिए और एक बार आप याद करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर, हमारे पास 7 स्टेप है एग्रीकल्चर, जो हम हमारी एक बड़े लेवल पर जो हम एग्रीकल्चर करवाते हैं प्रैक्टिसेस, वो स्टेप्स हैं हमारे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन का मतलब सॉइल को आप कैसे तैयार करते हैं, किस पैमाने पर तैयार करते हैं। सेकंड वी हैव अ सोइंग, दैट मीन्स आपकी जो क्रॉप है, बीज है आपका, उसे कैसे हम बोते हैं। थर्ड वी हैव एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उसमें आप मैन्यूर और फर्टिलाइजर प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए आप कैसे उसमें सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर और मैन्यूर की। इरिगेशन, वाटर की सप्लाई कैसे करते हैं उसमें, ठीक है। और फोर्थ वी हैव प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मैं आपको बता दूं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हम उनको वीड्स कहते हैं, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो बोने से लेके लास्ट काटने तक की पूरी जो प्रोसीजर है वो हम कवर करेंगे हार्वेस्टिंग में। स्टोरेज, अब हमारी पूरी क्रॉप आ गई, पूरी फसल आ गई, अब उसको हम कहीं तो स्टोरेज करेंगे, तो स्टोरेज का प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट वी हैव अ फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, मतलब कि क्रॉप जो है हमारा फसल जो हम ग्रो करा रहे हैं, मतलब जो बीज लगाते हैं हम, ठीक है, उसको लगाने के लिए पहले हमें वी हैव टू प्रिपेयर अ सॉइल, मतलब वो सॉइल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न टू द सॉइल एंड लूजन इट। आप देखते हो कि अगर सकीली या मतलब वेरी सॉलिड फॉर्म में आपकी जो खेत हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या आप उसमें बीज बो सकते हैं? नहीं बो सकते, तो उसको सबसे पहले हमें लूज करना होगा। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर उसको हम लूज नहीं करेंगे तो जो हमारी क्रॉप की रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी सॉइल में और उसको पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। The loose soil allow the roots to breathe easily when they get deep into the soil। मैं आपको बता दूं, जितनी गहरी उसकी रूट्स होंगी अंदर, उतने ही अमाउंट में उसको easily ब्रीथिंग कर पाएगी। दैट मीन्स वो अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स ले पाएगी और easily ग्रो कर पाएगी।
ठीक है क्लास। अब मैं बता दूं, नीचे लिखा है कि द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। हम जानते हैं हमारे अर्थ वर्मी कंपोस्टिंग आपने आई थिंक पढ़ी होगी, तो अर्थवॉर्म से माइक्रोब जो जितने भी हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो एक मतलब सही मायने में जो ग्रोथ मिलती है प्लांट को वो इजीली ले पाएगी हमारे प्लांट। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। मैंने आपको मतलब आपको पता ही है कि जितने भी ये माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होती हैं, ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। सिंस दे हैव फर्दर टर्न लूज इन द सॉइल एंड दे ह्यूमस इट। दैट मीन्स जो अगर लूज फॉर्म में होगी सॉइल तो ह्यूमस जो होती है खाद, उसको हम इजीली दे पाएंगे और फिर वो उससे अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाएंगे। ठीक है। अब है कि वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। मैं बता चुकी हूँ आपको, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. ओके क्लास, आपको पैराग्राफ पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, हमें सॉइल कैसे प्रिपेयर करनी है फॉर द सोइंग। ठीक है। अब नेक्स्ट भी हैव, अब हाँ उसके आगे है कि since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and losing of the soil brings the nutrient rich soil to top so that plant can use these nutrients. इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग एंड लूजिंग। ठीक है। उसको उस फॉर्म में लाना, एक इवन फॉर्म में लाना और उसे लूज फॉर्म में सॉइल को बनाना। ठीक है। थस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कल्टिवेशन फॉर क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड, हमको टिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिलिंग। एंड द फ्लॉगिंग, क्या बोलते हैं, फ्लॉगिंग। ठीक है। दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लॉग। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन। आपने देखे होंगे, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। प्लॉ होते हैं आर मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन के बने होते हैं। अगर सोचो हमारी सॉलिड फॉर्म में जमीन है, हम जनरली अब देखें हम लोग खुदाई करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो करेंगे उसको, मिट्टी को खोदना, गुड़ाई करते हैं पेड़ों में। तो ठीक है, प्लॉ होता है आर मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर द प्लॉइंग। मतलब कि अगर आपकी सॉइल बहुत ड्राई है तो उससे पहले वाटर देने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट करने के बाद उसे हम प्लॉइंग करेंगे। द प्लॉग्ड सॉइल फील्ड में हैव अ बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो मोटे मोटे फॉर्म में जो मिट्टी के गड्ढे पड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स लेवलिंग। ठीक है, क्रम्स को तोड़ना बहुत जरूरी है हमें फील्ड में, जिससे वो एक लेवल फॉर्म में आ जाए। फॉर अ सोइंग अ वेल अ इरीगेशन। ठीक है, सोइंग मतलब जब हम बीज को बोएंगे और अच्छे से उसमें वाटर का इरीगेशन हो पाएगा क्लास। ठीक है, ये इसमें आपको समझ में आया पूरा प्रोसीजर क्या था। अब समटाइम्स द मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। ठीक है, मैंने आपको टिलिंग बता दी, क्या हो गया, लूजिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं टिलिंग। याद रखना आप, दिस हेल्प इन अ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। जो प्रॉपर मिक्सिंग होती है मैन्यूर की वो इजिली हो पाती है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, मॉइस्चर फॉर्म में होनी चाहिए हमारी बीज बोने से पहले सॉइल। ओके क्लास, तो वी हैव कवर्ड अ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके क्लास, नेक्स्ट वी हैव अ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर में हम टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो कृषि उपकरण जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल द क्रम्स। हम जानते हैं टू गेट बेटर ईल्ड, अच्छी पैदावार के लिए हमें सॉइल को एक इवन फॉर्म में लाना पड़ेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो हम डिफरेंट टाइप्स को टूल्स को हम यूज करते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर द दिस पर्पस आर प्लो, होय एंड कल्टीवेटर। तीन टूल्स हैं हमारे जो बेसिकली उनके नेम है प्लो, होय एंड कल्टीवेटर। ठीक है, उसके बाद है प्लो। हम प्लो पढ़ेंगे क्या होता है। दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। हम बहुत पुराने टाइम से ही ये सब मतलब जानते ही हैं कि टिलिंग सॉइल को कैसे, जैसे आपने देखा नहीं खुरपी वगैरह जो होती हैं जिनके हम गुड़ाई करते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। ठीक है, रिमूव द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। मतलब कि गुड़ाई करने, खुदाई करने से और उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना क्रॉप में, और रिमूविंग द वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना। टर्निंग द सॉइल, ठीक है, वो सब है प्लो के थ्रू करते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ वुड। ये वुड का बना होता है। एंड इट इज ड्रॉ बाय द पेयर ऑफ बुल्स ऑन द एनिमल्स। ठीक है, हॉर्स एंड केमिकल horses or camels. It contains a strong triangular iron strip called the plowshare.
ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग वुड इज विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। ये प्लो है, आप इसको पढ़िए, मैं आपको डायग्राम बताती हूँ ये क्या होता है। देखिए ये है बीम, ये जो बीम लाइक होती है ये है, ठीक है। और ये आपके मतलब दो एनिमल्स के थ्रू, एक देख रहे हैं फार्मर इसके थ्रू कैसे उसकी टिलिंग कर रहा है, पीछे इसमें प्लो शाफ्ट लगा हुआ है और इसके थ्रू प्लो शेयर इसके पीछे है, जिससे ये खेत को टिलिंग वाला प्रोसेस कर रहा है। दैट मीन्स गुड़ाई करता हुआ जा रहा है खेतों की, अनवांटेड प्लांटों को हटाना और इवन फॉर्म में फील्ड को लाना, ठीक है, ये इनके थ्रू कर रहा है, तो ये प्लो है। होय क्या होता है हमारा, वो होता है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, फॉर लूजिंग द सॉइल को लूज करना, इवन फॉर्म में लाना, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड एंड द आयरन स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट आयरन फिक्स टू ऑन इट। देखिए मैं होय का डायग्राम बता दूं आपको, होय हमारा ये होता है, ठीक है। इसमें भी एक ग्रिप होती है, हैंडल होता है, बैंड होती है एक प्लेट में, बैंड प्लेट होती है और रॉड है, एक बीम लगी हुई है, इसी टाइप का है ये पीछे से स्ट्रक्चर इसमें भी, ठीक है क्लास। और इसको मैं आपको बता दूं, इसमें इसके जो एंड्स होते हैं वर्क लाइक अ ब्लेड की तरह काम करते हैं, जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स उनको हटाने के लिए। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, ये भी एनिमल्स के द्वारा खींची जाती है। इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर हमारे क्या होते हैं, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। देख रहे हैं आप आजकल के टाइम में तो ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके पीछे ये हल लगे होते हैं जोतने वाले खेतों को, तो इसमें क्या होता है कि टाइम भी बचता है और हमारा लेबर भी कम होती है, मेहनत भी बहुत कम होती है, ठीक है। तीन टाइप के हमारे टूल्स हमने देखे हमारे, फर्स्ट इज योर प्लो, ठीक है, फिर कल्टीवेटर और एक होय, ठीक है क्लास, समझ आया आपको। अब है सोइंग, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सेकंड पॉइंट वी हैव अ सोइंग, मतलब कि सोइंग जो हम बीज बोते हैं उसमें, ठीक है। अभी हमारा हो गया कि हमने सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया, सेकंड वी हैव अ सोइंग। सोइंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी, सिलेक्टेड फार्मर प्रेफर्स टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, ठीक है। ये एक्टिविटी दी है, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्टली इजी वे में समझा दूँ इस पॉइंट को। द सोइंग में क्या है, ठीक है, फार्मर गए मार्केट से बीज लेने के लिए और फार्मर को बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो वो कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो क्रॉप है वो बेस्ट क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी है उसमें और हेल्दी सीड है कि नहीं। तो आपको ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, फिर भी मैं बता दूं, एक हमने ग्लास लिया, उसमें हमने पानी भरा, तो हमने उसमें सीड्स को डिप किया, तो डिप करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो हेल्दी सीड्स हैं जो नीचे बॉटम में चले जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, और जो पुअर सीड है वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। दैट मीन्स वो पोले हैं, खोखले हैं, उनके अंदर वेट नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए वो डैमेज सीड है, तो वो ऊपर की तर रहे हैं और जो हेल्दी सीड्स हैं वो नीचे सेटल हो गए हैं। तो इस एक्टिविटी में ये दिया है कि फार्मर कैसे देखते हैं कि सीड अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, गुड प्रोडक्टिविटी हमें देगा कि नहीं। Okay class, next we have a traditional tool. The tools used traditionally for sowing seed is shaped like funnel. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दो बैल के द्वारा दो फार्मर, एक फनल लगी हुई है उसमें बीज डालते जा रहे हैं, तो बीज डालने के बाद वो लोग प्रेस करते हैं, जो जैसे पियर्सिंग होती है उसमें गड्ढा करते करते वो एक रो वाइज अपने एनिमल्स को आगे खींचते हुए एक रो बनाते जा रहे हैं, तो उसमें वो ऐसे बो रहे हैं बीज को। देखिए, the seed like filled into funnel pass through 2 or 3 pipes having a sharp end. These end pierce into soil and place seed there. ठीक है, आप ये देख रहे हैं कैसे हो रहा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। नेक्स्ट वी हैव अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, नाउ डेज द सीड ड्रिल यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प। आजकल के समय में हाँ सीड ड्रिल चल रही है, उसमें क्या होता है, ड्रिल से आप समझ रहे हैं कि होल करना है, और दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली, मतलब एक प्रॉपर वे में इक्वल डिस्टेंस। उसमें क्या होता है कि जो एक बीज लगाने के बाद जो नेक्स्ट बीज लगाएंगे उसके बीच की डिस्टेंस और डेप्थ वो पर्टिकुलर मतलब यूनिफॉर्म में होती है। इट इंश्योर दैट सीड गेट्स ओवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो आप देख रहे हैं ये सीड ड्रिल ऐसी होती है, ठीक है क्लास। हाँ, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी। हम जानते हैं कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस हमको सीड के बीच में चाहिए। अगर हम बिल्कुल पास पास लगा देंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी क्लास, ओवर
क्राउडिंग मतलब बहुत घने घने पेड़ लग जाएंगे, मतलब थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, प्रॉपर सनलाइट लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। वो थोड़े दिन बाद छोटे पौधे होंगे, फिर वो प्लांट लगेंगे, बड़े होंगे, तो उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। दिस अलाउ प्लांट टू गेट sufficient sunlight, मैंने बताया, nutrient water from the soil. At the time few plants may have to remove to prevent overcrowding. उसके बाद क्या होता है कि उनको प्रिवेंट करने के लिए ओवर क्राउडिंग हो गई तो उनको हटा दिया जाता है। अब है नेक्स्ट वी हैव एडिंग मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर। अभी हमारी सॉइल प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद हमारा हो गया सॉइल प्रिपरेशन के बाद सोइंग हो गई, बीज बो दिया। अब हम है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उसमें हम कैसे ऐड करते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure. हम जानते हैं कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगी, पर ये मैन्यूर और फर्टिलाइजर हम क्यों ऐड कर रहे हैं कि इस टाइप की जो सब्सटेंस है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जो सब्सटेंस है सॉइल में, वो हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी है। बहुत प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट होती है वो सॉइल में प्रेजेंट है, इसलिए हम ऐड करते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब है हमारा सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एज वी नो। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो अप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to a nutrient. अब मैं आपको बता दूं, continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. ठीक है, अब है कि अगर आप कल्टीवेशन मतलब एक ही क्रॉप की पैदावार अगर आप बार बार करेंगे, बार बार उस फील्ड में आप क्रॉप को लगाएंगे, तो सॉइल की पुअर क्वालिटी हो जाती है। दैट मीन्स सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो बेकार हो जाते हैं। फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश, मतलब एक दोबारा से उसको रिप्लेनिश करना। दैट मीन्स नए फॉर्म में उसमें मैन्यूर ऐड करने के बाद न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है उसमें प्रेजेंट रहने के लिए द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस कॉल्ड द मैन्यूरिंग। इनप्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट द वीक प्लांट। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में भी और कम अमाउंट में भी मैन्यूर ऐड करते हो तो उसमें प्लांट्स पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होंगे। वी हैव अ मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूर जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि गोबर, ये सब गाय होते हैं, सड़े गले पत्ते हुए, डेड एंड डिके, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। Farmer dump plants and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. उन्हें सड़ने गलने के लिए छोड़ देते हैं फार्मर्स। एक गड्ढा खोदते हैं, आप शायद 6-7 में पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, उनको कैसे सड़ाया गला जाता है और ऑर्गेनिक बनाया जाता है। ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होती है हमारे प्लांट्स के लिए। अब है कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको सड़ा गला देते हैं। ठीक है, द डिकम्पोज मैटर यूज टू ऑर्गेनिक मैन्यूर you have already learned in vermicomposting in class 6 class. ठीक है, अब next we have a अब ये एक एक्टिविटी है वो आप पढ़िए और आपको पता चलेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव अ फर्टिलाइजर। अभी हमने मैन्यूर कवर किया और नेक्स्ट वी हैव अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उनमें जो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। हाउ दे आर डिफर फ्रॉम मैन्यूर, वो मैन्यूर से कैसे डिफर होते हैं वो हमारे पास एक नेक्स्ट आगे टेबल आएगी तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज। हम जानते हैं जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन मेड होते हैं और फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. ठीक है, हम फर्टिलाइजर का क्यों यूज कर रहे हैं कि हेल्प फार्मर को हेल्प मिले टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी पैदावार के लिए क्रॉप की, लाइक वीट गेहूं के लिए, पैडी मतलब चावल की, एंड मेज, ठीक है, मक्का। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड अ सॉइल लेस फर्टाइल। अगर मैंने बताया कि ज़्यादा अमाउंट में भी आप फर्टिलाइजर यूज करोगे तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट होंगे सॉइल पर और उसकी लेस फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, जो फर्टाइल मीन्स उपज, जो सॉइल की उपज होती है, पैदावार होते हैं जो प्रोडक्ट, वो खराब हो जाएगी। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर फर्टिलाइजर सपोज हम
ज़्यादा ऐड करेंगे फिर वो प्लांट में पानी में बहता हुआ चला जाता है, तो वो वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करेंगे होगा. In order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure and leave the field uncultivated in between two crops. ठीक है. अब है कि the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity and replace the soil with the nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients to a crop rotation. मैं आपको बता दूं कि क्रॉप रोटेशन, आप रोटेशन से वर्ड समझ रहे हैं कि अगर एक हमने क्रॉप लगाई उसके बाद हम रोटेट फिर दोबारा से दूसरे टाइप की वैरायटी की क्रॉप लगाएंगे, फिर दूसरे टाइप की वैरायटी की क्रॉप लगाएंगे, तो वो क्रॉप रोटेशन होता है. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, जो मैंने आपको बताया अभी. अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन अ वन सीजन. नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि कुछ लेग्यूम्स, मतलब कि जो मैंने आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जिनमें जड़ें होती हैं. ठीक है. लेग्यूम एज अ फॉडर इन अ, जो घास फूस टाइप की होती हैं उनको ग्रो कराते हैं फॉडर इन अ वन सीजन. ठीक है. एज अ चारे की तरह, चारा फॉडर मीन्स चारा इन अ वन सीजन एंड वीड इन द नेक्स्ट सीजन. पहले उन्होंने लेग्यूम्स वाले प्लांट लगाए, फिर उन्होंने वीट की खेती की. तो उन्होंने क्या है, अब मैं आपको बता दूं लेग्यूम्स के क्यों लगाए, फिर नेक्स्ट सीजन में उन्होंने वीट की खेती क्यों की. This help in the replacement of the soil with the nitrogen. आपको पता है कि आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन शायद पहले पढ़ा होगा. मैं आपको बता दूं कि लेग्यूम्स प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें एक ये राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और हमारे एयर में सॉल्युबल फॉर्म में उसे रिलीज करता है. ठीक है. This help to replacement the soil and nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt these practices. This is the various classes. In the various classes you have learned about rhizobium bacteria. These are the present in the nodules, मतलब जो जड़ें होती हैं roots of the leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या जरूरत होती है, नाइट्रोजन की. ठीक है. अब इसमें डिफरेंस है, प्लीज आप ये लर्न करें और लिख लें कहीं, ये बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है. फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड inorganic soil. Manure is a substance obtained decomposition of cattle dung, plant residue. ठीक है क्लास, ये आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड द मैन्यूर. और आप सोचिए कि फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है, और मैन्यूर हम ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं तो इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये इसमें दिए हुए हैं. देखिए एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, ये आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब है इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ. हम जानते हैं कि लिविंग बींग्स के लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, और वाटर इज अ प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए व्हाट वी नीड, वाटर. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. प्लांट रूट से हम वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं. अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. जो फर्टिलाइजर सॉइल में प्रेजेंट है, जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं. प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. हम जानते हैं germination मतलब जो उगते हैं बीज हमारे, germinate होते हैं, grow होते हैं, does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in a water are transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost मतलब जमना, ठीक है, frost and the hot air currents. Maintain the moisture of the soil for healthy crops growth. Field have to be watered रेगुलरली. आपको प्रॉपर अमाउंट में और एक टाइम टू टाइम इंटरवल में आपको प्लांट वाटर की सप्लाई देना जरूरी है, उसको हम बोलते हैं वाटर इरिगेशन. अभी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. मैंने बताया टाइम टू टाइम और एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपको वाटर की सप्लाई करना, उसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन. द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. मतलब कितने अमाउंट में पानी देना है, किस फ्रीक्वेंसी में पानी देना है, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है. सॉइल टू सॉइल भी वेरी करती है. एंड द सीजन टू सीजन. इन द समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज द हायर. जानते हैं गर्मियों में पानी की बहुत जरूरत होती है. व्हाई इज इट सो, कुड बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. ठीक है. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन क्या है सोर्सेज के, द सोर्सेज ऑफ वाटर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स आर कैनल्स. अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड इन अ डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द
फील्ड। ये देख रहे हैं आप, इसमें आप एक आदमी है जो पानी निकाल रहा है डायरेक्ट कुएं से और नीचे आपके खेत में सप्लाई कर रहा है पानी की। The cattle or human labor is used to these method. So these method are cheaper but less efficient. The various traditional ways are more, मतलब पुली सिस्टम खींच के निकालना, चेन पंप्स होती थी ट्रेडिशनल मेथड में। चेन पंप्स का देखिए डायग्राम, एक चक्रा सा चलता आ रहा है, उसमें चेन लगी हुई है और पानी की सप्लाई हो रही है। मोड्स आप देख ही रहे हैं डायग्राम में। और फिर है ढेकली। ढेकली में क्या होता है कि इसमें एक पीछे डंडा है, उसके उसी बैलेंस का एक पत्थर लटका रखा हुआ है और जो आपकी बाल्टी है वो पत्थर नीचे जाता है, बाल्टी पानी लेती है, फिर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब है pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity or solar energy used to run these pumps. ये राहत है। राहत में क्या होता है कि इसमें एक बड़ा सा गोल बना देते हैं और इसमें आपका एनिमल पूरा रोटेट करता रहता है और वहाँ आपकी पानी कंटिन्यूस सप्लाई करते रहते हैं हम फील्ड में। ठीक है, अब मॉडर्न मेथड क्या है? वो ट्रेडिशनल मेथड थे, अब मॉडर्न मेथड्स हैं। Those we have a traditional method, now we have a modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation help us use water water economically. The main method used are as follows. जैसे कि आप मॉडर्न मेथड देखिए, स्प्रिंकलर। आजकल के टाइम में आप देखते हैं कैसे स्प्रिंकल होते हैं हमारे पूरे खेतों में, चारों तरफ प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर वे में पानी स्प्रिंकल होता है। ठीक है, ये इसमें पूरा दिया हुआ नोजल होती है, टॉप होता है, पंप के थ्रू कैसे हम पानी को खींचते हैं। ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ड्रॉप बाय ड्रिप, मतलब पानी की बूंद बूंद के थ्रू। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। जो रूट्स में ड्रॉप टू ड्रॉप जाता है पानी, उसमें इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर, फ्रूट एंड plants, garden and tree. Water is not wasted at all. इसमें पानी वेस्ट नहीं होता। It is a boon in the region where availability of water is poor. जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ये थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये वाला सिस्टम। ठीक है, ये देख रहे हैं ड्रिप सिस्टम में क्या है? पानी बूंद बाई बूंद रूट में जा रहा है। ठीक है, अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे वीड्स क्या होते हैं। वीड्स एक्चुअली अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है, जब हम क्रॉपिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, तो आपने देखा एक बीज के साथ काफी अनवांटेड प्लांट ग्रो होने लग जाते हैं। Bujo and Bahili went to nearby the wheat field and saw there is some other plants in the field growing along with the wheat plant. Have you other plant is planted purposely? अब है purposely. In a field, many other undesirable plants may grow naturally. जो undesirable, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, वो naturally grow हो जाते हैं along with the crop के साथ naturally grow हो जाते हैं। These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. जो उस process होता है जिससे हमें unwanted plants को निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? weeding. Weeding is necessary since weed compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. जो हमारा plant है, जो हमारी crop है, वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट ले रही है, वाटर ले रही है, स्पेस और लाइट ले रही है। और जो वीडिंग वाले प्लांट, जो वीड्स है हमारे, वो भी एक अमाउंट में उसका न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसकी स्पेस ले रहे हैं, उसकी लाइट ले रहे हैं। तो ये हमारे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी क्रॉप पर। तो क्या करते हैं हम उसके लिए कुछ अलग अलग हमने इसमें प्रोसेस दिए हैं कि क्या करना चाहिए उस वीड्स को रिमूव करने के लिए। इसमें देखिए खुरपी के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं उसके रूट से। अब है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड भी हम यूज करते हैं। वीडीसाइड्स क्या हो गया? लाइक इंसेक्टिसाइड्स। तो ये है वीडीसाइड्स। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. ठीक है, इसमें कुछ केमिकल्स हम स्प्रे करते हैं लाइक 2,4-D, जैसे हमारा DDT होता है, ऐसे 2,4-D weedicides है। These are the sprayed in the field to kill the weeds. प्लांट को सप्रेस करने के लिए हम स्प्रे करते हैं वीडीसाइड का। वीडीसाइड का जो नेम है वो है 2,4-D. They do not damage the crop. वो क्रॉप को कोई डैमेज नहीं करते हैं। The weedicides are diluted with the water to extent required and spray in the field with the sprayer. देखिए अब ये फार्मर है, स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड का अनवांटेड जो वीड्स हैं उनके प्लांट पर। ठीक है, अब है ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, of weed before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of farmer, so they should use these chemicals very carefully. फार्मर जो इसका स्प्रे करते हैं उनको बहुत केयरफुली इसका स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा नोज और माउथ को कवर करके ये लोग इसका स्प्रे करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है हमारा?
अब मैंने बताया हमारे पूरा प्रोसेस हो गया, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने सोइंग कर ली, अलग अलग टूल्स हमने देखे क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया, मतलब जो प्रॉपर पूरी हमारी क्रॉप बन के जो तैयार हुई है उसको कटिंग वाला प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज अ important task. The cutting of crop after it is mature is called a harvesting. मतलब हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज इम्पोर्टेंट टास्क, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क यही है जिस पूरे साल में जो तैयार होकर आपकी जो क्रॉप निकलती है और उसको कटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन दिस हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट द कट क्लोज टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड से उसको कट किया जाता है। It is usually takes 3 to 4 months for a cereals crop to mature. ठीक है, जो फसल पूरी तरीके से जो तैयार होती है 3 से 4 महीने लगते हैं उसे, ठीक है, अनाज को निकालने में, क्रॉप टू मेच्योर, ठीक है, उसको हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हो गया। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्रीज आइडर डन बाय द सिकल, ये आप देख रहे हैं सिकल, हसियां बोलते हैं जिसको, है वो होती है सिकल के द्वारा, और कुछ मशीन के द्वारा भी हार्वेस्ट किए जाते हैं। मशीन अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मशीन के थ्रू करते हैं, और जो वैसे किसान है पुअर है वो सिकल के थ्रू भी उसको कट कर लेते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाप। मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे गेहूं आपने देखा है, सूखा गेहूं जब वो काट लेते हैं तब उसमें जो बालें निकलती हैं उसको उसमें से साफ करना, मतलब कि चाप को हम फोडर की तरह यूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। गेहूं अलग हो जाता है और जो ऊपर की कवरिंग होती है वो अलग हो जाती है, उसे बोलते हैं चाप, ठीक है। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड अ थ्रेसिंग, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन, which is in fact harvest as well as thresher, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल इसमें दिया हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में जो फार्मर्स ग्रो करते हैं हमारे उनकी जो फसल को, फिर बाद में उनका 3-4 मंथ के बाद हार्ड वर्क के बाद फिर एक ऐसा समय आता है जिसको मतलब उनकी जो पूरा बोलते हैं ना कि सोना है, पूरा अनाज उनके लिए सोने की तरह है, ठीक है, जो उन्होंने पूरी साल मेहनत की, तो उसे वो एक ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसके नाम दिए हुए हैं, जैसे बैसाखी, होली, दिवाली, पोंगल, बिहू, ठीक है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गए। अब स्टोरेज, अब हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग कट गए, पूरी फसल कटने के बाद वो स्टोर भी तो करेंगे, जो पूरी ईयरली उसको स्टोर हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आता है क्लास में आपको बता दूं कि जब उन्होंने अपनी ग्रेन्स को सेपरेट किया, ठीक है, फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय द विनोइंग, जो मैंने बताया जो अलग अलग करते हैं ग्रेन्स को उसकी कवर से, उसको हम बोलते हैं विनोइंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव अ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पोर्टेंट टास्क टू द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर to be kept for a longer time. They should be safe for moisture, insects, rat and the microorganisms. जो पूरी साल में जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस किया, पूरी ग्रेन जो निकली हमारी ग्रेन निकल के आई, तो उसको हम लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए कहाँ स्टोर करेंगे, वो मॉइस्चर से उसे बचा के रखना, इंसेक्ट से उसे बचा के रखना, रेड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो ताज़ा फसल कटती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो जब तक उसे ड्राई करके ही हम उसे स्टोरेज करते हैं, अगर हम उसे डायरेक्ट मॉइस्चर के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे और वो सड़ जाएगी, ठीक है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव अ मोर मॉइस्चर, मैंने बताया था आपको अभी। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for use for germination. Hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture. उसे proper time के लिए एक सन में रखना पड़ता है, ठीक है, ड्राई करना पड़ता है सन की प्रेजेंस में, और उसमें मॉइस्चर पूरी तरीके से जब तक चली ना जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो इन सब चीज़ों से उसको प्रिवेंट करती है। अब नेक्स्ट वी हैव ये मैं आपको बता दी स्टोरेज है ग्रेन्स का, जैसे हम अनाज को कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, भारतीय खाद्य नियम दिखा हुआ है, देखिए इसमें सीलियोस बोलते हैं जिनको हम फूड फॉर, इसमें जैसे कि स्टोरेज है, ये कैसे बड़े बड़े अमाउंट को, बड़े बड़े ग्रेन्स को आप कैसे स्टोरेज करेंगे, तो ये आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव फार्मर स्टोर ग्रेन इन अ जूट बैग, जो आप देखिए बोरियां होती हैं जो जूट की बनी होती है उसमें स्टोर करते हैं। मेटेलिक बीन्स होते हैं। However, large scale storage of grain is done in the silos and the granaries बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, granaries, silos and the
ग्रेनरी जिसमें वो हमारी ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करते हैं वो होते हैं ग्रेनरीज। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड द इंसेक्ट, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट, इन सब रैट्स और इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसमें स्टोर करते हैं? ग्रेनरीज में। ड्राई नीम्स आर यूज टू फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन। हम जानते हैं घरों में हम लोगों ने देखा है हम गेहूँ और ये सब रखते हैं, ठीक है, चने और ये सब, तो हम उसमें ड्राई नीम की पत्तियां डाल के रखते हैं, ठीक है। ये बहुत हमारा ट्रेडिशनल एक मेथड है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन्स specific chemical treatment are required to protect them for a pest and microorganisms. After completing uh, ओके क्लास, इसमें हमें एक टेबल दी हुई है, फूड फॉर एनिमल्स। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। इसमें मिल्क है वो कहाँ से मिलता है? काउ, बुफेलो, शीप। इसमें एक टेबल है, उसके सोर्सेज बताने हैं कि कोई फूड है उसके वो कहाँ से मिलता है, हमको उसके सोर्सेज लिखने हैं कहाँ से प्रोड्यूस होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट द लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम, कोस्टल मतलब समुद्री एरियाज, कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। मतलब जो उनका मेन खाना है, तो जो मेजर पार्ट है कंज्यूम करने का वो है फिश। इट इज द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, प्लांट और एनिमल से हमें क्या क्या फूड होते हैं, क्या क्या सोर्सेज है, वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। We have just seen that the process of crop production involve number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals and reared at home or in a farm have to be provided with proper food, shelter and the care when is done on a large scale for animal husbandry. Animal husbandry क्या होता है कि एनिमल हमारे सोर्स हैं जिससे हमें खाना मिलता है, ठीक है, मतलब जो हमारे फूड है उसका सोर्स है एनिमल, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में खाना देना, उनके लिए खाना, उनके लिए शेल्टर, एक लार्ज स्केल पर जो हम ये पूरा सिस्टमेटिकली उनके लिए अरेंज करते हैं वो होता है एनिमल husbandry. Fish is a good for health. As we know, we get cod liver oil from the fish, which is rich in a vitamin D. तो क्लास वी हैव कवर्ड ऑल दी कीवर्ड्स। आप एक बार रीड करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ व्हाट यू हैव लर्न। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. हम जानते ही हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन में फूड को कैसे सप्लाई करना है, कैसे उसकी प्रोडक्शन करनी है, कैसे ग्रो करना है, तो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में किया। Same kind of plants cultivated at the same place constitute a crop. In India, crops can be broadly categorized into two. मैंने बताया आपको रबी और खरीफ की फसल। It is necessary to prepare soil by tilling and the leveling. Plow and the levelers are used to purpose. मैंने बताया कि जब हम soil prepare करते हैं sowing से पहले तो हमें पूरे even form में हमारी field को करना पड़ता है, उसे हम tilling बोलते हैं या plowing बोलते हैं। Sowing of seed at the appropriate depth and the distance give good yield. Good variety of seeds grown after selection of healthy seeds. Soil needs replacement of the enrichment through use of organic manure and fertilizer. वो आप डिफरेंस ऊपर दिए हुए हैं, प्लीज क्लास आप डिफरेंस दोनों के बीच में पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है। Supply of water crops at appropriate interval called irrigation. Weeding involves removing unwanted and the uncultivated plant called weeds. Harvesting is the cutting of mature crop manually by machines. Separation of grains from the chaff is called the threshing. ठीक है, और जो जिस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Food is also obtained from animals for which animals are reared. This is called the animal husbandry. एक्सरसाइज है, प्लीज आप एक्सरसाइज को करिए। इस चैप्टर में पूरा कवर हो चुका है, जो आप इजिली क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन योर एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।